हेलो प्यारे बच्चों। पिछला वीडियो जो केमिकल काइनेटिक्स का रहा वो आप लोगों ने देख लिया होगा और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। लेक्चर में जो पेस है वो मैंने ऐसा ही रखा है कि कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्हें वो 1.2 पे देखना पड़ेगा, है ना। खैर, ठीक है, जैसा भी है। कुल मिला के वो दोनों वीडियोस आपको कंप्लीट कर लेने हैं, उसके बाद हम लोग आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी का आगे कंटिन्यू करना है। तो 7 मिनट्स केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका केमिस्ट्री का दोस्त डॉक्टर आदित्य पांडे। आज क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हमें कुछ आगे की चीज़ें सीखनी है जो हमारे बाकी चीज़ों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले तो हम केमिकल रिएक्शन में वैरायटी सीखेंगे, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, अब एलिमेंट्री रिएक्शन नाम से पता चल रहा है कि वो एक एलिमेंट्री यानी कि वन स्टेप, सिंगल स्टेप की रिएक्शन होंगी, और कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन सी होंगी, जहां पर मल्टीपल स्टेप्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखो, जब एक सिंगल स्टेप रिएक्शन हो रही है ना, तो उसकी सारी कहानी एक स्टेप में ही छुपी पड़ी है। लेकिन अगर कोई मल्टीपल स्टेप हो रहा है तो उसमें हो सकता है कि उस पूरी की पूरी रिएक्शन को डिटरमिन करने के लिए, अफेक्ट करने के लिए, उसकी पेस को चेंज करने के लिए सारे के सारे स्टेप्स रिस्पॉन्सिबल ना हो सकता है कोई एक फैक्टर, कोई एक स्टेप रिस्पॉन्सिबल हो, और हो सकता है कि कोई स्टेप फास्ट रिएक्शन के एग्जाम्पल में आता हो, कोई ऐसा स्टेप हो जो स्लो रिएक्शन में आता हो। आइए यही सब एक साथ करके देखते हैं। तो केमिकल रिएक्शन दो टाइप की हो गई, एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जो एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टू या मोर देन टू स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं। इनमें कुछ स्लो स्टेप भी होंगे, कुछ फास्ट स्टेप भी होंगे। जो इसमें स्लो स्टेप होगा वही हमारा आरडीएस होगा या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। आइए मैं इसको आपको एक छोटी सी कहानी से समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं आपके घर की कहानी बताता हूं आपको। ठीक है, देखिए, जैसे होता क्या है कि मान लेते हैं कि पूरी फैमिली का कहीं ट्रिप का प्लान बना, या फिर कहीं पहुंचने का प्लान बना, या लगा कि कहीं पर इनविटेशन आया है तो जाना है ना। मौसी के यहाँ जाना है, बुआ के यहाँ जाना है, मामा के यहाँ जाना है, ठीक है, अंकल के यहाँ जाना है, ऐसा करके कुछ ऑप्शन था। ठीक है, तो सबसे पहले घर में आप देखेंगे तो अगर सबसे पहले रेडी होने वाले कौन होते हैं, आपके पिताजी, है ना। तो पापा सबसे पहले रेडी होकर के बैठ गए, अपना ज्यादा कुछ नहीं, कुछ करना है नहीं। फिर उसके बाद आप लोगों की बारी आती है, आप लोग एकदम रेडी हो गए। फिर बात आती है मम्मी की। सबसे लेट में कौन रेडी होता है, मम्मी। इसलिए क्योंकि उन पे जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। उन्हें भी घर का भी देखना है, उन्हें ये रखना है कि जो खाना बना है उसे फ्रिज में रखना है। ठीक है, कहाँ किसकी चाबी है, कौन सा लॉक करना है, तो उनके पास काम ज्यादा है। वो लेट में रेडी हो रही हैं। तो होता क्या है, पापा जब रेडी होकर के गाड़ी वगैरह एकदम साफ करके वहां बैठ जाएंगे, फिर क्या होगा, वो लगातार बोलते रहेंगे, आपको बुलाते रहेंगे, देखो मम्मी आपकी रेडी हो गई, मम्मी आपकी रेडी हो गई। ये कहानी चलती रहेगी। फिर पापा एक और क्या चीज बोलेंगे कि मम्मी को बोलेंगे, देखो अगर हम लेट हुए तो हम तुम्हारी वजह से लेट हो रहे हैं। ऐसा होता है ना। इसका मतलब कि हम जहां पर जाना है, जो हमारी डेस्टिनेशन है, वहां पहुंचना इस बात पे डिपेंड करेगा कि मम्मी कितनी जल्दी रेडी हो जा रही हैं। यानी कि मम्मी के रेडी होने का जो रेट है वो सबसे स्लो है, तो वो हमारा स्लोएस्ट स्टेप हुआ। तो हम जहां जाना चाह रहे हैं, जहां पहुंचना चाह रहे हैं, वहां पर कब पहुंचेंगे, कितनी देर में पहुंचेंगे, ये सब डिपेंड करेगा कि मम्मी कितनी जल्दी रेडी होकर के गाड़ी में बैठ जाए और सब लोग निकल लें। बात आ गई समझ में। इसी तरह से अब देखो, दो तीन स्टेप हो गए ना। पापा बहुत फास्ट स्टेप वाले में रेडी हो गए, आप मॉडरेट हो गए, मम्मी हो गई स्लोएस्ट स्टेप। लेकिन कहानी का क्या रिजल्ट आएगा वो कौन तय कर रहा है, जो सबसे स्लो चल रहा है। ऐसी मान लेते हैं ना कि दो टीम है और उसमें मैराथन हो रहा है। मैराथन में दो टीम ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो मैराथन में क्या होता है, टीम गेम होता है वो। जैसे फर्स्ट वाले में 3 लोग हैं, सेकेंड वाले में 3 लोग हैं। बड़ा एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। तो टीम ए में जो 3 लोग हैं, पहले वाले इंसान ने वो दौड़ पूरी कर ली, मान लेते हैं कि 1 मिनट में। ठीक है, दूसरे ने दौड़ पूरी कर ली 1.5 मिनट में। ठीक है, और तीसरे ने पूरी कर ली उस दौड़ को 59 सेकेंड में पूरी कर ली। अब आते हैं टीम बी पर। तो मुझे बताओ सबसे लेट में किसने तय किया, जो टीम ए का सेकंड मेंबर था, उसने 1.5 मिनट लिया इस दूरी को तय करने में। मतलब सबसे ज्यादा समय उसने लिया, मतलब सबसे पीछे वो चल रहा होगा, दौड़ रहा होगा। सही है। टीम बी पर आते हैं। टीम बी में भी 3 लोग हैं। ठीक है, उसमें भी पहले इंसान ने वो तो 55 सेकंड में ही, 55 सेकंड्स में ही दौड़ पूरी कर लिया। जो सेकंड वाला इंसान था, उसने उस दौड़ को पूरा करने के लिए 1 मिनट के आसपास समय उसने भी ले लिया। और थर्ड वाला जो बंदा था, उसने 2 मिनट के आसपास समय ले लिया। तो पता है दोनों टीमों में कौन सी टीम जीत गई, ए टीम जीत गई, बी टीम हार गई। क्यों? क्योंकि दोनों में कौन जीता, टीम कौन सी जीती कौन सी हारी, ये इस पे डिपेंड करेगा कि दोनों टीम का जो सबसे स्लोवेस्ट मेंबर था, वो इस दौड़ को, इस मैराथन को कितने समय में पूरा करता है।
अब आ गई कहानी समझ में। तो जब भी कोई रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में होती है तो उसमें कुछ स्टेप होंगे फास्ट होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे, कुछ स्लोएस्ट होंगे। तो जो स्लोएस्ट स्टेप होगा जब तक वो नहीं पूरा होगा तब तक केमिकल रिएक्शन को पूरा नहीं माना जाएगा। इसी तरह आप एक और छोटा सा एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल, कभी कभी होता है ना घर में, जैसे मान लो 2-3 बच्चे हैं, तो गार्जियन क्या क्या बोलते हैं, पापा मम्मी क्या बोलते हैं, इस वाले बच्चे का कुछ हो जाए समझ लो भैया हमारा तो काम हो गया, है ना, बस ये सेटल हो जाए समझ लो हम अपने कर्तव्य से मुक्ति पा गए। तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उसका सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सबसे स्लो है, ये सबसे ऐसा है कि इसका होना मुश्किल है कुछ भी लाइफ में, तो सोचते हैं बस ये सेटल हो जाए। ठीक है, तो उन्होंने एक मान रखा है उसको, रेट डिसाइडिंग फैक्टर मान रखा है, या फिर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मान चुके हैं कि इसका जैसे कुछ होगा हम मान लेंगे कि सब कुछ हो गया। ठीक है, तो ये चीज होती है कोई भी केमिकल रिएक्शन में, जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा, पूरी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, सब उसका इंतजार करते रहेंगे। इसीलिए स्लोएस्ट स्टेप को टेक्निकली रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोला जाता है। अब अच्छे से क्लियर हो गया ना, ये कॉन्सेप्ट है आरडीएस का। ठीक है, तो जब भी 2-3 स्टेप होंगे आपका फोकस किस पे होना चाहिए, कौन सा स्लोवेस्ट स्टेप है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले टाइम पे जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको कई जगह आपको आरडीएस पढ़ने को मिलेगा। कैनिजारो रिएक्शन में आपको मिलेगा कि हाइड्राइड शिफ्ट एक आरडीएस है। ठीक है, जब डिहाइड्रोजनेशन आप पढ़ेंगे या डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ेंगे, वहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा कि आरडीएस कौन सा है। जब आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे एल्कीन में, वहां पर आपको आरडीएस पढ़ने को मिलेगा। तो आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आरडीएस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वजह से आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं बच्चों हम लोग। अब आते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। देखो, जब कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है, ठीक है, किसमें, सिंगल स्टेप में, तो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होने वाली कोई भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है। लेकिन मल्टीपल स्टेप में अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें हम नहीं कह सकते कि उसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी। जैसे एक एलिमेंट्री रिएक्शन का एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, 2HI गिव्स H2 प्लस I2, H2 प्लस I2। ठीक है, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। ठीक है, कैसे पता, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे आपको पता है। तो एक एलिमेंट्री रिएक्शन यानी कि सिंगल स्टेप में ही कंप्लीट होगी। तो हमारा रिएक्टेंट कौन है, HI। इसके आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, ये हो गई 2। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये याद रखना है कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज डिसाइडेड बाय या फिर डिफाइंड फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी केवल और केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए एक्सप्लेन की गई है। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो तो उसमें जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा उसकी मॉलिक्यूलरिटी वहां से डिसाइड होगी। ठीक है ना, ऐसे समझना है। मॉलिक्यूलरिटी है क्या, कितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स या जो भी रिएक्टिंग अपने पास स्पीसीज हैं उनके कितने मॉलिक्यूल उसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यही उनकी मॉलिक्यूलरिटी है। ठीक है, यानी कि कितने रिएक्टेंट उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अगर वो रिएक्शन एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो आप सारे स्टेप पर ध्यान दीजिए, वहां ढूंढिए कि कौन सा स्लोवेस्ट स्टेप है और वहां पर देखिए कितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो आपकी मॉलिक्यूलरिटी बनेगी। अब समझ में आ गया मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, डन। आइए देख लेते हैं यहां पर क्या लिखा है, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज atom, ion, molecule taking part in an elementary reaction which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction is called molecularity of a reaction। इसको हम लोग in short लिखते हैं MO से। ठीक है, the probability that more than 3 molecules can collide and react simultaneously is very small, hence reaction with the molecularity 3 are very rare and slow in process। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास दो मॉलिक्यूलरिटी 2 है, यानी कि दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत आसानी से आपस में कोलाइड करेंगे। जब तक कोलिजन आपस में नहीं होगा, इनके पुराने बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, नए बॉन्ड बनेंगे नहीं, तो नया प्रोडक्ट कैसे बनेगा। मान लीजिए हमारे पास 3 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं, तो देखो तीनों रिएक्टेंट कैसे होंगे आपस में, देखो ये इससे भी कोलाइड कर रहा है, ये इससे भी कर रहा है, ये इससे भी कर रहा है, ये इससे भी कर रहा है, सब आपस में अच्छे से कोलिजन कर रहे हैं। जितना फाइन कोलिजन होगा, जितना ज्यादा कोलिजन होगा, उतनी ज्यादा कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है, वो उतना ज्यादा होगा। जितना ज्यादा कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी, कोलिजन जितना ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा पुराने बॉन्ड ब्रेक होकर के नए बॉन्ड बनने के चांस भी होंगे। ठीक है ना, तो इस वजह से
3 तो हो गए, लेकिन अगर मान लेते हैं हमने 4 मॉलिक्यूलरिटी 4 मान लिया, तो 4 को हम ऐसे ही प्लेस कर पाएंगे। तो देखो ये इनसे तो कोलाइड कर रहा है, इनसे तो कर रहा है, लेकिन इससे तो नहीं कर पा रहा क्योंकि इसके तो टच में नहीं आया। तो जैसे ही मॉलिक्यूलरिटी मोर देन 3 होने लगे, 3 को एक्सीड करने लगे, यानी कि सारे मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से कोलाइड नहीं कर पा रहे हैं, और अगर वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं कर पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो एक इफेक्टिव प्रोडक्ट की तरफ भी नहीं जा पाएंगे। ये बात हमें ध्यान रखनी है, और ये जो लाइन लिखी है इस पर आपकी नीट में, इसके जेई में, इसके बोर्ड में, सब पे इस पे क्वेश्चन आ चुका है। तो इस बात को ध्यान रखना है। क्वेश्चन अगर आता है कि मॉलिक्यूलरिटी मोर देन 3 क्यों पॉसिबल नहीं है, तो आपको बताना है क्योंकि वहां पर एक इफेक्टिव कोलिजन की पॉसिबिलिटी नहीं रह जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जो अपने एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं, और हम मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में इसी के लिए डिफाइन करते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कई सारे स्टेप्स होंगे, कुछ होंगे जो फास्ट स्टेप होंगे, कुछ होंगे जो स्लोएस्ट स्टेप होंगे। जो स्लोएस्ट स्टेप होंगे यहां से मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन को हमें डिसाइड करना है, और यही आरडीएस होगा, यानी कि पूरी की पूरी रिएक्शन। आपने जैसे मोल कॉन्सेप्ट में लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ा था ना, तो कोई रिएक्शन कितनी देर तक चलेगी तो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। वो जब तक माहौल में बना हुआ है, मीडियम में बना हुआ है, तभी तक रिएक्शन चलती रहेगी। जैसे लिमिटिंग रिएजेंट कंज्यूम हो जाएगा वैसे रिएक्शन सीज हो जाएगी, बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, वैसे यहां पर जब तक हमारा आरडीएस कंप्लीट नहीं होगा तब तक टेंशन बनी है। ठीक है, तब तक रिएक्शन चलती रहेगी। जैसे आरडीएस जिस दिन आरडीएस कंप्लीट हो गया तो रिएक्शन भी कंप्लीट मान ली जाएगी। तो पूरी कहानी एक रिएक्शन के कंप्लीट होने की हमारे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पर डिपेंड करती है। ठीक है, डन, ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, अभी मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया, समझा ही दिया अच्छे से। आइए एक बार रीड कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन अकर्स बाय मल्टीपल स्टेप। तो ऐसा बहुत कम ही रिएक्शन होती है जो एलिमेंट्री होती हैं, ज्यादातर तो ऐसी होती हैं जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती हैं, मल्टीपल स्टेप्स में होती हैं। तो कुछ स्टेप फास्ट होंगे, कुछ स्टेप उनमें स्लो होंगे। Which step control the rate of the overall reaction? The question can be answered if we go through the mechanism of the reaction. Similarly, the overall rate of the reaction is controlled by the slowest step in a reaction called the rate determining step. Okay, आगे है 10. In a multiple steps, the experimentally determined rate corresponds to the rate of the slowest step. Thus, this step which has the lowest rate value among the other steps of the reaction is called the rate determining step or the rate limiting step. समझ में आ गई बात? कुछ खास नहीं, वही जो हमने आपसे बताया समझाया वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे आ जाता है देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एक थ्योरेटिकल पॉइंट है, मतलब आप ऐसे देख करके बता सकते हैं किसी भी रिएक्शन को, है ना। जैसे मान लीजिए एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो उसमें तो जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं रिएक्शन में वही मॉलिक्यूलरिटी है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में देखो मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, तो जो स्लोवेस्ट स्टेप में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका नंबर ही मॉलिक्यूलरिटी हो गया। ये तो देख के बताया जा सकता है, तो थ्योरेटिकल पॉइंट हो गया ना। लेकिन अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शुड बी परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंटली। तो जब तक हम किसी रिएक्शन में एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, और एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं जो पीछे सीखा था कि हम क्या करेंगे, जैसे हमने कोई रिएक्शन लिया, रिएक्शन हमें क्या करना है, रिएक्शन में रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते जाइए, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते जाइए और उसका इफेक्ट देखते जाइए बार बार, किस पर, रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इसके बिहाफ पे आपको क्या पता चलेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो पिछले लेक्चर में आप लोगों ने सीखा था कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल किया और रेट में कोई चेंज नहीं आया तो जीरो ऑर्डर, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल किया और रेट भी डबल हो गई, सेम सेम चेंज आया तो फर्स्ट ऑर्डर, स्क्वायर के फॉर्म में चेंज आया तो सेकंड ऑर्डर, क्यूब के फॉर्म में चेंज आया तो थर्ड ऑर्डर, वही वाली बात है ना। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, देखो मॉलिक्यूल जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो आप खुद सोच के देखो, वो कभी हाफ नहीं होंगे, आधा मॉलिक्यूल थोड़ी ना होगा, एक प्रॉपर एक पूरा का पूरा स्फीयर उसमें पार्टिसिपेट करेगा ना। तो मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू हमेशा इंटीजर वैल्यू होगी, कभी जीरो नहीं होगी, कभी नेगेटिव नहीं होगी, हमेशा एक होल नंबर के फॉर्म में होगी, 1 2 3 4 के फॉर्म में होगी। और मोर देन 3 मॉलिक्यूलरिटी पॉसिबल नहीं है या बहुत रेयर है, और इस वजह से क्योंकि सब में एक इफेक्टिव कोलिजन, साइमल्टेनियस इफेक्टिव कोलिजन पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, चूंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जीरो हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, फ्रैक्शन में हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस समझते रहना है। ठीक है, बाकी और देख लेते हैं कि क्या क्या लिखा है। इट इज द सम ऑफ द पावर रेज्ड द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन द रेट एक्सप्रेशन।
तो जो रेट एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं, अभी कल ही देखा था हम लोगों ने, मतलब पिछले लेक्चर में देखा था, रेट एक्सप्रेशन में जब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर जो पावर लिखते हैं उन्हीं का सम है, वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिराइव्ड फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन। वैल्यू जीरो, इंटीजर, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर में हैव नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। असाइंड बाय द ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन वैल्यूज। जबकि मॉलिक्यूलरिटी की बात करेंगे तो इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री स्टेप ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, कभी भी जीरो नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता है। असाइन फॉर द ईच एलिमेंट्री रिएक्शन, केवल और केवल इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर। कितनी बेसिक बातें हैं, तो मैंने बहुत आसानी से आपको दोनों बातें समझा दी हैं। ठीक है, आप इसको चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके नीट में भी आया हुआ है, क्वेश्चन आपके जेई में भी आया हुआ है, तो आपको ये क्वेश्चन करना आना चाहिए। आपको कुछ हाइपोथेटिकल एक रिएक्शन दी गई है, A2 + B2 गिव्स 2AB, फॉलोज द मैकेनिज्म, उसकी मैकेनिज्म दी गई है जिसमें कई सारे स्टेप हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड यहाँ पर क्या आ गया आपका थर्ड स्टेप, तीन स्टेप हो गए। और आपसे पूछा जा रहा है कि ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, अब ऑर्डर कैसे बताया जाए, देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर देखो, अगर इसमें मैं बात निकालूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A2 एंड B2। ठीक है, यही है, ऐसा लिख के छोड़ दिया। ऐसा मैं सोच रहा हूं कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यही मेन रिएक्शन है तो मेन रिएक्शन में रेट किस पे डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, तो ऐसा ही होना चाहिए। अब देखो ये फास्ट रिएक्शन है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम का साइन बना हुआ है, तो ठीक है, अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखूं, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ऐसे हम लोग लिखते हैं, है ना। तो प्रोडक्ट क्या है, ए इंटू ए, यानी कि ए का स्क्वायर डिवाइड बाई A2, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा यहां से, क्योंकि इसमें इक्विलिब्रियम का साइन है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं इसमें। दूसरा यहाँ पर ये स्लोएस्ट स्टेप है, यह स्लो स्टेप है, तो यहीं पर इसी पे हम आरडीएस निकाल सकते हैं, इसी को हम रेट लॉ में यूज करेंगे। रेट लॉ में, रेट लॉ एक्सप्रेशन में हम उसी रिएक्शन का यूज करेंगे। हम रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट उसी रिएक्शन के लिए लिखेंगे जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगी, क्योंकि पूरी रिएक्शन की रेट उसी पर डिपेंड करेगी, वही हमारा आरडीएस है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, फ्रॉम अगर बात करें तो फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे बेटा, R इज इक्वल टू के, और वहां पर देखो क्या लिखा है, A लिखा है एंड B2 लिखा है। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, तो ये बिल्कुल सही लिखा है जो भी लिखा है ना। लेकिन आप एक बात सोचो, देखो B2 तो हमारे मेन रिएक्टेंट, यहां पर देखो मेन रिएक्टेंट में आ रहा है, लेकिन यहां पर एक A आ रहा है। A तो बेटा कहीं बीच में बनता है, बीच में बनने का मतलब क्या हुआ कि ये कोई इंटरमीडिएट है ना। और इंटरमीडिएट कभी भी रेट एक्सप्रेशन में ना आए, इस बात को आपको एश्योर करना पड़ेगा। जैसे मैंने देखो सबसे पहले क्या देखा, स्लोवेस्ट स्टेप, स्लोवेस्ट स्टेप की मदद से मैंने ये एक रेट एक्सप्रेशन लिखा, फिर मुझे लगा यार इसमें तो ए आ गया, ए तो यहाँ कहीं कहीं बन रहा है, यानी कि ए क्या है, और ए मेन रिएक्शन में नहीं था, यानी कि ए क्या है, हमारा कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट है जो रिएक्शन मैकेनिज्म के बीच में कहीं पर बना था। तो हमें क्या करना है, रेट एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट से बचना है, उसको नहीं लिखना है। तो अगर लिख गया है तो क्या करें, उसको रिप्लेस करने की कोशिश करें। किससे रिप्लेस करें, ये वाले इक्वेशन से रिप्लेस कर देते हैं। चलो तो मुझे बताओ बेटा, यहां पर ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम इंटू A2 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे बताओ यहां पर A इक्वल क्या हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम पावर 1/2 एंड A2 पावर 1/2 हो जाएगा। सही बात है, यही हो जाएगा, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं क्या करूं, इस A को उठा के यहां पर पुट कर दूं, है ना। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A की जगह पर पहले तो K लिख दूं, फिर A की जगह पर सब कुछ बताओ, ये इतनी बातें बतानी आपको, K इक्विलिब्रियम पावर 1/2, A2 पावर 1/2, उसके बाद अपने पास B2 है तो मैंने लिख दिया B2। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हो रहा है कि दो कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब भी दो कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई करें, पावर कुछ भी लगी हो, या दो कांस्टेंट आपस में डिवाइड करें, पावर कुछ भी लगी हो, तो वहां पर एक नया कांस्टेंट डेवलप हो जाएगा। तो यहां मैं लिखूंगा R इज इक्वल टू के डैश लिख दे रहा हूं। ठीक है, फिर यहां लिख रहा हूं A2 रेज टू द पावर 1/2 एंड B2। अब मुझे बताओ जो फाइनली रेट एक्सप्रेशन बना है, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, A2 एंड B2। क्या हमारे मेन इक्वेशन में A2 एंड B2 ही हमारे मेन रिएक्टेंट थे, हाँ वही थे। क्या इसमें मैंने कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट का यूज किया है एक्सप्रेशन में, बिल्कुल नहीं किया है, यानी कि सच में
यही हमारा रेट एक्सप्रेशन होना चाहिए, रेट लॉ होना चाहिए। तो एक जो प्रॉपर रेट लॉ होता है उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर में होते हैं वैल्यूज, उन सारे पावर को ऐड कर लेंगे तो सम ऑफ ऑल पावर इन गिवन रेट एक्सप्रेशन, हम उसको क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के नाम से जानेंगे। तो A2 के पावर क्या है, हाफ है, और B2 के पावर क्या है, 1 है, तो ये आ जाएगा 1.5 भी कह सकते हैं, 3/2 भी कह सकते हैं। तो जो भी आपको कहना हो यही आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा बेटा। तो देखो यहां पर कहां लिखा है 1.5, ये आपका सेकेंड ऑप्शन हो गया। अच्छे समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बच्चा? ठीक है, देख लो। ठीक है, पहले मैंने क्या सिखाया, इस इक्वेशन पे काम करिए तो आपको ध्यान रहेगा कि भैया देखो मेन इक्वेशन में हमें A2 और B2 ही चाहिए, लेकिन हमें अपना रेट एक्सप्रेशन तो स्लोएस्ट स्टेप पे ही लगा सकते हैं। तो हमने स्लोएस्ट स्टेप पे अपना रेट एक्सप्रेशन लगाया। रेट एक्सप्रेशन लगाते मुझे A दिख गया, मुझे लगा कि यार A तो मेन इक्वेशन में था नहीं, यानी कि इंटरमीडिएट है, उसको रिप्लेस करना पड़ा। रिप्लेस करने के लिए इक्विलिब्रियम वाले स्टेप का सहारा लेंगे और फिर उसके बाद रिप्लेस करके यहां तक पहुंचे और अपने पास ऑर्डर आ गया। ठीक है, फिर आते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो वैसे ही ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिख रहा है लेकिन स्यूडो लिखा हुआ है। स्यूडो मतलब क्या होता है, फाल्स, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है नहीं। देखो मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं कैसे आप एग्जाम में पहचानेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इतना आसान तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। देखिए रिएक्टेंट होंगे कई सारे, है ना, और एक दो जो भी रिएक्टेंट है, किसी रिएक्शन को कंप्लीट करने में रिएक्टेंट तो होंगे ही होंगे यार। जब कोई रिएक्टेंट एक्सेस में ले लिया जाए तो हमेशा उसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 मान लेना। जैसे मैंने बोला यहां पर एग्जांपल क्या लिखा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। यहां पर वाटर जो लिया गया है बेटा वो किस में लिया गया है, एक्सेस में लिया गया है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू 0। हमेशा ध्यान रखना इस बात को, दिमाग में सब लोग अच्छे से बिठा ले बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपसे करी है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उस हर रिएक्टेंट के लिए 0 हो जाएगा जिसे हम एक्सेस में ले लेंगे। अभी जब हम आगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे तो आपको वहां पर ये एग्जांपल सिखाए जाएंगे कि जब हम किसी भी रिएक्टेंट को एक्सेस में लेते हैं, इतना ज्यादा हो गया वो, तो हम उसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 मान लेते हैं। फिर हमें नहीं फर्क पड़ता है कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन में कोई फर्क भी पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना ज्यादा हो गया है। जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शन, सन से फोटोन आ रहा है, इतने सारे फोटोन आ रहे हैं, तो अब फोटोन के नंबर बढ़ाने घटाने से रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा सोचना है। ठीक है, तो इस बारे में फोकस रहना है कि अगर हम किसी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को एक्सेस में पाते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसके लिए 0 लिख करके आते हैं। ठीक है, ध्यान रहे इस बात को। ठीक है बेटा, अब यहां क्या लिखा है, रिएक्शन इन विच ऑर्डर इज 1 बट मॉलिक्युलरिटी इज मोर देन 1। तो देखो ऑर्डर ऑफ, पहला पॉइंट क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नॉट इक्वल टू मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1 बट मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज मोर देन 1। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होगा कि रिएक्टेंट इज इन एक्सेस। ठीक है, रिएक्टेंट एक्सेस में है तो इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तीन बातें ध्यान रखनी है। दो एग्जांपल है, पहला हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, तो देखो ये एस्टर है, इसमें वाटर डाल दिया तो बन गया एसिड एंड एल्कोहल बन गया। दूसरा है हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, शुगर में जैसे ही वाटर हम मिलाएंगे, वो भी किस में मिलाएंगे, एक्सेस में मिलाएंगे, तो फिर ये किस में बदल जाएगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन, दोनों एग्जाम्पल किसके हो गए, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। आगे समझ में आपको, ये एग्जाम्पल वाइज आपको नीट के अनसॉल्व में भी मिल जाएगा बेटा। आगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हमें क्या करना है, दोनों सीखना पड़ेगा, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हमारे सिलेबस में जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अब हमारे सिलेबस में क्या क्या बचा अभी पढ़ने के लिए, केवल जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, उसके बाद सीधा हम भाग के चलेंगे कोलिजन थियरी पे। तो चैप्टर कितना छोटा है आपको समझ में आ रहा होगा, और टफ तो बिल्कुल नहीं है। और इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व कर लेंगे पूरा का पूरा, नीट का, जेई का। ठीक है, और फिर एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। हमारे बोर्ड वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा स्पेशल इफेक्ट हो जाएगा, उनको थोड़ा और आसान हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, चलिए बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0। देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कह रहा है, हमारे हर बच्चे को पता है ये वाली बात, मैंने कई बार लिखा है कि जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होती है, दिस इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको हम ऐसे लिखते हैं, आर इज इक्वल टू के सी रेज टू द पावर एन, ऐसे लिखेंगे हम लोग इसको। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन मींस दैट द रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द जीरो पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आपको पता है यहां पर n क्या है, n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और आप क्या पढ़ रहे हैं इस वक्त, जीरो ऑर्डर।
तो n की वैल्यू क्या हो गई 0। तो आप यहां क्या लिखेंगे, r इज इक्वल टू के सी रेज टू द पावर 0। यही है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, c रेज टू द पावर 0 का मतलब क्या हुआ बेटा 1। ठीक है, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k। ठीक है, जैसे r इज इक्वल टू k होगा, तीन बातें हमारा हर बच्चा फटाफट से बोलेगा। पहला कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। ठीक है, रेट कांस्टेंट। दूसरा, अच्छा बेटा अगर r और k इक्वल हैं तो दोनों की यूनिट भी तो इक्वल हो जाएगी, क्योंकि आपको मैंने पहले लिखा रखा है कि रेट कांस्टेंट की यूनिट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मोल पर लीटर पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, यही बताया था। और आपको पता है अब यहां n तो 0 हो गया, तो n का तो कोई इफेक्ट ही नहीं रहा। तो जो यूनिट होगी रेट ऑफ रिएक्शन की, वही यूनिट होगी रेट कांस्टेंट की। तो यहां दूसरा पॉइंट हो जाएगा, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट विल बी सेम। ठीक है, दूसरा पॉइंट सब पे बेटा, सब पे क्वेश्चन बने हुए एग्जाम में। ठीक है, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट हम लोग यहां क्या देखेंगे, देखो आर के आगे के लिखा है, सी तो लिखा ही नहीं है, और सी क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि यहां से साफ साफ दिख रहा है कि अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल ट्रिपल हाफ क्वाड्रप्लेट कुछ भी कर दें, आप ये पाएंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि R इज इक्वल टू के है, R इज इक्वल टू के इंटू सी नहीं है। यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि हम तीसरा पॉइंट लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये बात। तो तीन बातें हैं देखो जो यहां पर आपको R इज इक्वल टू के में समझ में आ जाएंगी। ये तीनों बातों पे बेटा, जैसे पहला क्वेश्चन बन गया फॉर विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट विल बी सेम। दूसरा क्वेश्चन बन गया फॉर विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट विल बी सेम, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया। फॉर विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जीरो ऑर्डर बन गया। ऐसे एग्जाम में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बने हुए हैं। तो बहुत बहुत अच्छे से इस तीनों बातों को बहुत है ना दिमाग में रख लेना है, और अगर ये है तो इसको बोलना आना चाहिए। देखो मैंने R इज इक्वल टू के ही लिखा है तीनों स्टेटमेंट में, बस लिखने का तरीका, एक्सप्रेशन का जो एक तरीका है वो अलग अलग है बस। ठीक है, समझ में आ गई बात यहां तक। चलिए देखिए, कोई भी एग्जाम्पल जो जीरो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है और आपको उसे लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना है, तो तरीका है उसको याद करने का, उस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, क्या तरीका है बच्चों, देखिए जैसे मैंने कहा कि एक रिएक्शन है फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है, सन से फोटोन आते हैं, एनर्जी आती है, वो जाके किसी मेटल के ऊपर गिर रही है ना, मेटल से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं। या फिर मैंने मान लो कि मेरे पास है एल्केन है और मैंने साथ में उसमें हेलोजन ले लिया, तो रिएक्शन कहलाएगा हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये रिएक्शन भी क्या हो गई, हेलोजिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गई। जितनी फोटोकेमिकल रिएक्शन है, जितनी भी हेलोजिनेशन रिएक्शंस हैं, सब एक ही जैसा एग्जांपल बन गई। यहाँ पर आप देखोगे ना कि यहाँ पर आपके पास ढेर सारे फोटॉन चले आ रहे हैं लगातार यहाँ पर। और मैंने अभी आपको क्या सिखाया, जहां पर आपको लगे कि कोई रिएक्टेंट कुछ ऐसा बहुत एक्सेस में है, वहां पर आप उसको जीरो ऑर्डर में कंसीडर करने लगेंगे। ठीक है, आपको बस ये देखना है कि कहीं पर कुछ भी रिएक्टेंट एक्सेस में होते ही जीरो ऑर्डर बोल देना है। जैसे मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं, अगर हम ऐसा कह रहे हैं कि डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेज ऑन मेटल सरफेस, तो आप ऐसे सोचो कि डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेज ऑन मेटल सरफेस, तो गैसेज तो ढेर सारी हो सकती हैं, मेटल के सरफेस उनको डिकम्पोज कर रहे हैं, तो ऑर्डर हो गया जीरो। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या एग्जांपल लिखा हुआ है। सम एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन एंड रिएक्शन विच अकर्स ऑन मेटल सरफेस, डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया ऑन अ हॉट प्लेटिनम सरफेस एट हाई प्रेशर। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना बेटा क्या लिखा हुआ है, गैसियस अमोनिया का डिकम्पोजिशन होना ऑन प्लेटिनम सरफेस। तो प्लेटिनम तो एक मेटल है, अमोनिया एक गैस है, तो गैस का डिकम्पोजिशन हो रहा है मेटल के सरफेस पे। इसको जनरलाइज करके याद करिएगा बेटा। जैसे और देख लीजिए, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस, तो HI क्या हो गई गैस, और फिर ये गोल्ड क्या हो गया मेटल। तो देखो आपको ये दोनों एग्जांपल याद करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या याद करना है, डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस ऑन मेटल सरफेस, बस इतने से हमारा काम चल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो टोटल इतने एग्जांपल्स हो गए जो जीरो ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो आपके सिलेबस में है। अब आते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ बनाना सीखते हैं। ठीक है, कैसे सीखेंगे, जो हम पहले से जानते हैं केवल उसी पर बेस्ड है ना बेटा। तो हम जानते हैं रेट इज इक्वल टू के सी रेज टू द पावर 0, यही है।
है ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो मैंने क्या लिखा बेटा यहाँ पर, चूंकि C इज इक्वल टू 0 थे तो खत्म हो गया, तो हो क्या गया, R इज इक्वल टू K हो गया, है ना। R क्या है, रेट। रेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो मान लेते हैं हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें है A गिव्स प्रोडक्ट, तो A हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया, ठीक है। तो रिएक्टेंट हमें पता है टाइम के साथ साथ क्या होगा, कंज्यूम होगा, है ना, तो डिक्रीज होता जाएगा। तो अगर मैं इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखूं तो मैं लिखूंगा माइनस डी कैपिटल A डिवाइड बाई डी टी इंटू के लिखूंगा मैं, इज इक्वल टू के लिखूंगा, है ना। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, डी ए इज इक्वल टू के इंटू डी टी, ऐसा भी लिख सकता हूं मैं यहाँ पे। अब अगर मैं क्या करूं, दोनों साइड का इंटीग्रेशन अगर मैं कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं दोनों साइड को, तो यहां जैसे मान लो कि मैंने इंटीग्रेट कर दिया, तो ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है। स्टार्टिंग में कॉन्सेंट्रेशन मान लो था ए नॉट, और आफ्टर टाइम टी हो गया टी, ए टी हो गया। टाइम शुरुआत में कितना था बेटा, टी इज इक्वल टू 0 था, ठीक है, और बाद में हो गया आफ्टर टाइम टी। तो इनिशियली ये देखो, जीरो टाइम टी इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था, ए नॉट, आफ्टर टाइम टी कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, ए टी। अब जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये बन जाएगा, माइनस पहले लगा था वैसे ही लगा दे रहे हैं, हम क्या लिखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। तो ये हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख दिया मैंने यहाँ पर, इज इक्वल टू के ऐसे कांस्टेंट है बाहर रहने दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया, टी माइनस 0 कर दिया, है ना, ये बन गया। अब इसको हम थोड़ा ऐसे लिखेंगे, माइनस ए टी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इज इक्वल टू के टी, है ना, ये बन जाएगा। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर मैं माइनस ए टी को इस साइड लेके जाऊं, के टी को इस साइड लेके आऊं, तो जरा देखो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी बन जाएगा, ठीक है। ये एक इक्वेशन बन के आपका तैयार हो गया, ठीक है। अब जरा देखो बेटा, ये इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, ए टी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, यानी कि ये बचा हुआ अमाउंट है, ठीक है, तो ये रिमेनिंग अमाउंट है, ठीक, ये है कैसा अमाउंट, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये इसका मतलब हुआ, ठीक है। ए नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। के क्या है, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। टी क्या है, टाइम इन विच concentration of reactants become A2 to AT, है ना, कितने समय में बन गया, वही टाइम पीरियड है। तो ये प्रॉपर एक इक्वेशन बन गया। अब हम क्या करेंगे, अगला काम हमारा क्या होगा, एक हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे इसका। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होगा, तो आपके पास जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ आया, ये आ गया, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। तो मैंने यहां पर लिख दिया ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ठीक है। मैं इसको लिखूंगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मैं इसे कंपेयर कर दूंगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन का सॉरी, ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आपने पहले भी देखा होगा, ठीक है। इसी से मैं कंपेयर करके मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा। कैसे करूंगा, मैं देखो अपने पास हो गया, ये एक्सिस हो गई y एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई। y एक्सिस पे क्या रखना है, 80 रखना है, तो ये y एक्सिस पर मैंने रख दिया 80, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं x एक्सिस पर क्या रखना है, टाइम, तो मैंने x एक्सिस पर यहाँ रख दिया टाइम, ठीक है। स्लोप हमारा क्या है, माइनस के, ठीक है, और इंटरसेप्ट कितना है हमारा, ए नॉट। तो हमने यहां से एक लाइन ऐसे नीचे ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो यहां से 0,0 से लेकर के यहां तक के डिस्टेंस को हम लोग इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो ये हो गया इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू ए नॉट, और आपका ये जो है ये एक स्लोप है, और स्लोप की वैल्यू क्या हो गई, माइनस के इज इक्वल टू एम, है ना, ये स्लोप हो गया, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये प्रॉपर आपका एक बहुत अच्छा सा ग्राफ यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा कहां से आया है। अच्छे से क्लियर हो गई बात यहाँ तक बेटा,
ठीक है, सबको ड्रॉ करना आ गया, सारा सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, एक एक बारे में कोई भी पैरामीटर आपका मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आपने इक्वेशन लिखा AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT। अब इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा रहा हूं, कैसे बढ़ा रहा हूं, मान लेते हमारे पास है A गिव्स प्रोडक्ट, तो एट T इज इक्वल टू 0, मतलब इनिशियली तो हमारे पास यही होगा केवल, और मान लेते हैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है A, तो प्रोडक्ट शुरुआत में कितना होगा 0। ठीक है, आफ्टर टाइम T, आफ्टर टाइम T ये A से X डिसोसिएट हुआ, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, X बनेगा, है ना। अब इस चीज को मैं इसमें पुट कर दूं, तो आफ्टर टाइम T A माइनस एक्स, एक्स डिसोसिएट हो गया तो बचा कितना, A माइनस एक्स बचा। स्टार्टिंग में A था बेटा, X निकलने के बाद A माइनस एक्स बचा, तो ये रिमेनिंग अमाउंट हुआ ना आफ्टर टाइम T, तो ये क्या है अपना, ये है आपका AT, है ना। और उसके बाद इनिशियल कितना था आपके पास, ये है आपका A0। क्लियर, सब कुछ रिएक्टेंट पे फोकस रहना है बेटा। अब मैं इसको इस पे वैल्यूज पुट कर दे रहा हूँ, AT की जगह रख दे रहा हूँ A माइनस एक्स इज इक्वल टू A0 के जगह पे मैं क्या रख दूं, A0 जगह पे स्मॉल a माइनस K इंटू T। ठीक है, अब इसको मैं देखो KT इस साइड ला रहा हूँ, A माइनस एक्स को उस साइड लेके जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा KT इज इक्वल टू A माइनस एक्स। ठीक है, ये लिख दिया। मैं इसको लिख रहा हूँ A माइनस A प्लस एक्स हो गया इज इक्वल टू K इंटू T। अब A से A कैंसिल हो गया, तो मैं लिख सकता हूं कि K इंटू T इज इक्वल टू X आ जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गया। यहां पर X है क्या, बताओ X, अब ये किसके टर्म में आ गया बेटा, प्रोडक्ट के टर्म में। ये है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, तो पहला मैंने बताया था रिएक्टेंट के टर्म में, अब आ गया प्रोडक्ट के टर्म में। ये रेट कांस्टेंट है, ये आफ्टर टाइम T, मतलब ये पूरा टाइम इंटरवल हो गया। अब यहां पर एक ग्राफ ड्रॉ करना हो अगर, तो मैं अगर T और X में ग्राफ ड्रॉ करना हो, तो अगर ये X है ये T है, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर क्या होगा, दोनों बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हो गया। और ये जो थीटा दिख रहा है आपका, यही आपका स्लोप है, और ये किसके बराबर है, K के बराबर है। ठीक है, एक ग्राफ मैंने यहां पर ये ड्रॉ कर दिया। चलिए अब आगे देखिएगा, बहुत कुछ इसमें और भी सीखना है बेटा। फिर से देखिएगा AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT, मैंने फिर से लिख दिया। अब क्या है, मैं ये देखना चाह रहा हूं कि 100% रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि देखो बेटा, A से जब प्रोडक्ट बना तो स्टार्टिंग में केवल अपने पास A था, तो एट T इज इक्वल टू 0 पर, T इज इक्वल टू 0 पर केवल ये था, है ना, ये 0 था। और आफ्टर T 100%, T 100% का मतलब क्या हुआ, रिएक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो गई, तो पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है, तो रिएक्टेंट हो गया 0, प्रोडक्ट हो गया A, यही तो होगा ना। ठीक है, अब मैं यहां पर वैल्यूज पुट करने की कोशिश करूं AT की जगह पे, तो आफ्टर टाइम T A कितना बचा, 0 बचा। स्टार्टिंग में कितना था, A था, तो और यहां पर KT हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा बताइए जरा, A 0 इज इक्वल टू A माइनस KT, तो A इज इक्वल टू K इंटू T 100%, तो T 100% इज इक्वल टू हो जाएगा A बाई K, ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है कि कभी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन कोई अगर 100% कंप्लीट हो रही है, तो 100% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, A बाई K टाइम लगेगा। एक तो अपना क्वेश्चन यहां ये बन गया। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं कि ये T100 और A यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, एक और बात यहां पर समझते हैं, और नेक्स्ट क्या, हाफ लाइफ पे ही आ जाते हैं सीधा सीधा। अब देखते हैं हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं। AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT, यही हमारा इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन यही बना। स्टार्टिंग में इनिशियली हमने क्या लिया था, कॉन्सेंट्रेशन A लिया, ठीक है, फिर माइनस लिखा, K तो रेट कांस्टेंट है, वो तो केवल टेम्परेचर एंड कैटालिस्ट से ही चेंज होगा। T क्या है, ये है T हाफ। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, टाइम टेकन in the conversion of 50% रिएक्शन, या कंप्लीशन ऑफ 50% रिएक्शन लिख दो, कंप्लीशन ऑफ 50% रिएक्शन। आप देखो टी हाफ को ऐसे समझो, हाफ लाइफ क्या होती है, मान लेते हैं एक घर में मम्मी ने चीनी खरीदी,
है ना, किचन में ले जाके रख दिया। चीनी आई 1 kg। 2 दिन के बाद चीनी केवल आधा किलोग्राम रह गई, हाफ kg रह गई। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 50% रह जाने में जितना समय लगता है वही उसका हाफ लाइफ कहलाता है। तो हाफ लाइफ क्या हो गया बेटा? 2 डेज उस शुगर का। तो कोई भी हाफ लाइफ का मतलब ये हुआ कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जितना था, हाफ लाइफ के बाद, एक टी हाफ के बाद उसका आधा बचेगा। तो इनिशियली हमने कितना लिया था? ए लिया था। तो एक हाफ लाइफ के बाद अभी कितना बचेगा? a/2 बचेगा। यही तो बनेगा ना इक्वेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब मैं इसको सॉल्व कर लूं तो कैसे लिखूंगा? a/2 माइनस a इज इक्वल टू माइनस k इंटू टी हाफ। ये जब सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा? माइनस a/2 इज इक्वल टू माइनस k इंटू टी हाफ। यहां पर ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? टी हाफ इज इक्वल टू a/2k। ठीक, ये आ गया हमारा इक्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बन गया यहां पर। अब यहां से हमने सीख लिया कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, ध्यान से देखना, ये हाफ लाइफ है टी हाफ, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इधर क्या है? ये ए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और अगर ऐसा है बेटा तो ग्राफ अगर ड्रॉ करना हो, हम y एक्सिस पर टी हाफ मान लें, x एक्सिस पर अगर हम a मान लें, तो ये दोनों एकदम ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। तो अब यहां से एक और क्वेश्चन बन गया, क्या बन गया? हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो बताओ बेटा, फॉर विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन द हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये बात हम सबको याद रखनी है। अब इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनेगा? सपोज दैट उसने दे दिया कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने पर हाफ लाइफ डबल हो गई, तो बोलेंगे तो जीरो ऑर्डर है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है इसमें, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको डील करना पड़ेगा। तो जितना सब कुछ बताया मैंने, बहुत अच्छे से देख लो, सुन लो, समझ लो। अब यहीं से आप एक चीज सीख लो, चलिए आगे आ जाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, हाफ लाइफ, परसेंटेज ऑफ रिएक्शन कंप्लीटेड, टाइम टेकन इन टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ, एटी, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, या रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। तो सबसे पहले हम यहां पर लिख देते हैं एटी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के इंटू टी, ये आपका मेन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बन गया, ठीक है। परसेंटेज ऑफ रिएक्शन कंप्लीटेड, तो आप ऐसे बोलेंगे कि देखो 50% रिएक्शन कंप्लीट हुई, 50% कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो इसमें कितना समय लगेगा? 1 टी हाफ का समय लगेगा। और हम सबको पता है बेटा कि टी हाफ का फॉर्मूला क्या बनेगा यहां पर? टी हाफ इज इक्वल टू a/2k, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास 60% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। तो 60% को एक्चुअल में कैसे लिखा जा सकता है? 60 डिवाइड बाई 100 लिखा जा सकता है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से देखो ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना? 2 से 5 हो जाएगा, यही तो होगा ना, ठीक है, 3/5। तो हम कहेंगे इसमें कितना समय लगेगा, तो आप लिखेंगे t, 60% की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3a डिवाइड बाई 5k। फिर मैं बोलूं कि 70% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, तो आप बोलेंगे 70 का मतलब ये होता है कि, सॉरी, 75% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, तो 75% का मतलब होता है 75 डिवाइड बाई 100, है ना। तो ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? t 75% इज इक्वल टू 3a/4k, ठीक है। तो आप एक चीज नोटिस करिए, अगर बच्चों थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे आपको बहुत आसानी से एक चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। वो क्या आ जाएगी? वो ये आ जाएगी समझ में आपको कि जैसे यहां पर हाफ लाइफ है, हाफ का मतलब क्या होता है? 1/2, ठीक है। तो देखो यहां भी मैंने क्या लिखा, 1/2 इंटू a/k, ठीक है। 60% का मतलब क्या हुआ? 60/100, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 3 टाइम्स यहाँ पर किया हमने 6 आ गया, 2 5 टाइम्स के आ गया, तो 3/5 आ गया। तो देखो 3/5 इंटू a/k, यहाँ पर देखो 75 को 3/4 करें तो 3/4 इंटू a/k,
है ना। इसी तरह से मैं बोलूं कि 100% रिएक्शन कितने देर में कंप्लीट हो गई, तो आप बोलोगे 100 मतलब 1/1, तो यहां पर भी T100 का जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, A/K। आगे बात समझ में। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा थे मैंने आपके सामने नोट कर दिया। अब क्वेश्चन आ रहा है कि इतने समय के बाद वो बचेगा कितना। तो आप मुझे बताओ 50% रिएक्शन अगर कंप्लीट हो गई है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर A था तो हाफ लाइफ के बाद A0/2 ही तो बचेगा भाई, या A/2 ही तो बचेगा। तो यहां पर रिमेनिंग अमाउंट कितना हो जाएगा, A/2। ठीक है, यहां पर कैसे निकालेंगे, देखो स्टार्टिंग में A था, ठीक है, और क्या कितना खत्म हुआ, 3A/5 खत्म हो गया, तो माइनस कर दीजिए, आ गया आंसर। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में A था, 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, यानी कि 75% रिएक्टेंट कंज्यूम कर लिया गया, तो 75 इसमें से कम कर दो, 3A/4, यही तो होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, 4A - 3A/4, ये कितना हो जाएगा, A/4। ये तो वैसे भी समझ में आ रहा है यार, बताओ बेटा, वैसे नहीं समझ में आ रहा है, A/4 का मतलब क्या हुआ, 25%। अरे जब 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है तो 25% रिएक्टेंट ही तो बचेगा जो आगे रिएक्शन करने के लिए फर्दर अवेलेबल होगा, यही चीज है। और अगर 100% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है तो फिर कितना बचेगा, A0 बचेगा, क्योंकि सारा रिएक्टेंट तो कंज्यूम हो गया, तो बचा कहां पर, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना बेटा, जो मैंने आपको ट्रिक सिखाई कि आपको ऐसे देखना है कि जितने परसेंट पूछे कि इतने परसेंट रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, उस परसेंटेज को आप ऐसे x/y में डिसोसिएट कर लो, फिर आप उसको x/y इंटू A/K लिख दो। जैसे यहां पर देखो 3/5 A/K, 3/4 A/K, 100% मतलब 1/1 A/K, बस इतना आसान है। ठीक है, तो ये आपका सेगमेंट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 10 मिनट फॉर 50% कंप्लीशन, यानी कि इसका मतलब आप सोचो ना, अगर 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो समय लगता है यही तो इसका क्या है, T1/2 है, और ये कितना है आपके पास, ये है हमारा टोटल 10 मिनट, तो T1/2 की वैल्यू यहां पर क्या दे दिया गया बेटा, 10 मिनट, ऐसा हमने सीख लिया यहां सर। आगे लिखा हाउ लॉन्ग इट वुड टेक फॉर 75% रिएक्शन कंप्लीशन। अब आपको पता है 75% रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, अभी आपको सिखाया कि T75%, या फिर इसको हम लिख सकते हैं T3/4 इज इक्वल टू 3A/4K। ठीक है, अब मुझे बताओ बेटा, क्या मैं, मुझे बताना है 3/4 इज इक्वल टू 3/2 इंटू A/2K नहीं लिख सकता हूं क्या मैं इसे, बताओ, लिख सकता हूं ना। और A/2K क्या है, हाफ लाइफ है, आप हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या लिखते हो, क्या लिखोगे आप इसे, A/2K ही तो लिखोगे ना इसे, बताइए। तो इसकी वैल्यू क्या है, 10 मिनट, तो आप लिखोगे 3/2 इंटू इसकी वैल्यू क्या है, 10 मिनट्स। ठीक है, तो ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 हो जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा, 15 मिनट्स आ जाएंगे आपके। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, T3/4, या फिर 75% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। इतना आसान है बेटा, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं T1/2 को अच्छे से पहचानिए। T1/2 का मतलब क्या हुआ, 1/2 रिएक्शन, हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तुरंत आप इसके आगे A/K लिख दीजिए, यही आपका फॉर्मूला बन जाएगा, यही आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा आसान बनाना पड़ेगा बेटा। आगे देखते हैं, फाइंड द रिलेशन बिटवीन T1/2 एंड 7/8। अब बहुत आसान तरीके मैंने आपको बता दिया, देखिए T1/2 में बच्चा जो समय लगेगा वो लगेगा A/2K, ठीक है, और रिलेशन कह रहा है, तो आइए रिलेशन के लिए हम इसको डिवाइड कर देते हैं। अगला है T7/8, तो ये हो जाएगा 7A/8K हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे, A/2K इंटू 7A इंटू 8K, डिवाइड कर दिया, A से A कैंसिल हो गया, K से K कैंसिल हो गया, 2 से ये हो गया 4 आ गया, तो आंसर आ गया 4/7 आ गया। तो हमने सीखा कि T1/2 इज इक्वल टू 4/7 T7/8। ठीक है, ये आ गया, तो ये अपना रिलेशन बन गया। ठीक है, तो आप जहां भी जैसा रिलेशन बोले, T7 या ऐसे बोले T7/8 इज इक्वल क्या होगा, लिखिए 7/4 T1/2 होगा। ठीक है, ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, देखो कितना आसानी से आता जा रहा है। तो मैंने आपको बहुत सिंपल ट्रिक बता दी बेटा, जो भी फ्रैक्शन आ रहा है फ्रैक्शन इनटू A/K लिख दो, बहुत आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से अपना जीरो ऑर्डर रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो गया है, उसके क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर लिए।
अब जितनी भी बातें इंपॉर्टेंट है मैं एक बार सरसरी निगाह से बोल दे रहा हूं, बहुत जल्दी से आप उसको सुन लीजिए, सब रिवाइज हो जाएगा फटाफट से। देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में सबसे पहले हमारा हर बच्चा एक ही चीज लिखेगा, R इज इक्वल टू के सी रेस टू द पावर जीरो। सी रेस टू द पावर जीरो मतलब 1 हो गया, तुरंत बोलेंगे R इज इक्वल टू के हो गया। तो फट से आप बोलेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 बोलेंगे आप लोग कि यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट विल बी सेम। पॉइंट नंबर 3 बोलेंगे आप लोग कि रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट विल बी सेम फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पॉइंट नंबर 4 आप बोलेंगे कि टी हाफ of the zero order reaction is directly proportional to initial concentration of reactant, T half is directly proportional to A। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 आप बोलेंगे, एग्जांपल्स की बात कर लेंगे। एग्जांपल्स में आप पहला एग्जांपल हमारा हर बच्चा याद करेगा, क्या याद करेगा? डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस ऑन मेटल सरफेस, जिसमें 2 एग्जांपल मैंने आपको सिखाए, सारे फोटोकेमिकल रिएक्शन इसी का एग्जांपल है। ठीक है, फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 6 अगर आपको याद रखना है तो याद रखना है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, AT इज इक्वल टू A नॉट माइनस KT। पूरी समरी मैंने आपको बता दी बेटा। ठीक है, AT इज इक्वल टू A नॉट माइनस KT को आप उसी से कितने भी रिएक्शन पूछी जाए इतना परसेंट कंप्लीट हो गया वो आसानी से बता सकते हैं। उसका भी फंडा बता दिया, अगर किसी ने पूछा कि 7/8% रिएक्शन 7/8 कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, तो T 7/8 इज इक्वल टू 7/8 इंटू A/K। जितना पूछा जाए उसके आगे A/K लगाते जाइए, इस तरह से आपका क्वेश्चन सारा आता जाएगा। तो पूरा जीरो ऑर्डर भैया अच्छे से कंप्लीट कर लिया, अच्छे से सारे से क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। अगले वीडियो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए वक्त आ गया आपसे विदा लेने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, सारी वीडियोज अपने देखिए और अपने दोस्तों तक वीडियो जरूर से जरूर पहुंचाइए। और कमेंट सेक्शन में अभी भी आपके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। आपको वीडियो जैसी भी लगे, अच्छी लगे बुरी लगे, अपनी बातें कहने में बिल्कुल हिचकिए मत, है ना। आपकी चीजों से चीजें उस तरह से सोच के, समझ पे, रिसर्च करके, उस पर काम करके वीडियोस की क्वालिटी दिन ब दिन बेहतर होती जाएगी। पढ़ाने की क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। इन क्लासेस में केवल और केवल पढ़ाई की बातें की जाएगी। 10 तरह के इधर उधर बातें बोल करके आपका दिमाग की, आपका टाइम खराब नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चा, ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।